देखते हैं वो दोनों किंग कॉन्ग के हाथों में है। किंग कॉन्ग गुस्से में चीतों से कहता है, तुम दोनों तो वही दुष्ट चीते हो ना, जिन्होंने मेरी माँ को मार डाला था। तुम दोनों बहुत अत्याचारी हो, मासूम जानवरों को मारकर खा जाते हो। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और फिर किंग कॉन्ग दोनों चीतों को एक चट्टान पर जोर से पटक देता है। चीते तुरंत ही मर जाते हैं। किंग कॉन्ग कहता है, मेरे जंगल के भाइयों, आज मैंने इन चीतों को मारकर अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया है। प्यारे जंगल वासियों, तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बिना कारण किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग भी किसी मासूम जानवर को मत सताना। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो फिर मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। ये कहकर किंग कॉन्ग वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर प्रेम और शांति के साथ रहने लगते हैं। अब कोई जानवर किसी कमजोर जानवर को नहीं सताता। सुंदर वन सच में बहुत सुंदर था। सभी तरह के पेड़ पौधे, फूल पत्तियां और साफ पानी के झिलमिलाते तालाब और सुंदर वन में खिलखिलाते सभी पशु पक्षी। सुंदर वन में एक पेड़ पर गंगाराम तोता, उसकी पत्नी गंगी और छोटा बेटा मिट्ठू उसके साथ रहता था। गंगाराम और गंगी उड़ते हुए दूर दूर जाते और वापसी में खाने की ढेर सारी चीजें मिट्ठू के लिए लेकर आते। पर मिट्ठू लाडला था, खाना खाने में आनाकानी करता। मुझे भूख नहीं है, आप साइड में रख दो। मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। गंगाराम और गंगी उसे प्यार से समझाते। देखो मिट्ठू, हम इसे प्यार से लाए हैं, कुछ खा लो। खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे? गंगी बड़े लाड़ से ही कहती, अच्छा, तो मैं और तेरे पापा आंखें बंद करते हैं। आंखें हमारी बंद? बताओ कौन खा गया? कौन खा गया? ये कहकर गंगी और गंगाराम आंखें बंद कर लेते हैं। मिट्ठू को इस खेल में मजा आता और जल्दी से वो खाना शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद जब गंगाराम और गंगी आंखें खोलते तो देखते कि मिट्ठू खाना खा चुका है और वो उसे लाड़ से पूछते, अरे, यहाँ हमारे मिट्ठू के लिए खाना था, कौन खा गया? हाँ हाँ, बताओ तो, हमने थोड़ी देर के लिए आंखें क्या बंद की, हमारे मिट्ठू का खाना कोई खा गया। नहीं माँ, मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। पता नहीं कौन खा गया, जरूर गुन्नू खा गया होगा। मिट्ठू की भोली और प्यारी बातें सुनकर गंगाराम और गंगी हंसने लगते। वो मिट्ठू को गले लगा लेते और सब मिलकर गाने लगते। सुंदर वन में हमारा घर, छोटा सुंदर प्यारा घर, उस घर में हम सब रहते हैं, खाते सोते और गाते हैं, पीहू पीहू पीहू। मिट्ठू बहुत ही लाड़ प्यार में पल रहा था, इसलिए उसे शरारतें करने की आदत पड़ गई थी। उसकी शरारतों से जंगल के पशु पक्षियों को परेशानी भी होती थी। मिट्ठू कभी किसी को चोंच मारकर उड़ जाता तो किसी का खाना मुंह में लेकर दूर जाकर गिरा देता। मिट्ठू की माँ के पास शिकायतें आती। ऐसे ही एक दिन एक भैंसा शिकायत लेकर आया। तुम्हारे मिट्ठू ने आज मुझे ठीक से चारा नहीं खाने दिया। जब भी मैं चारा खाने के लिए मुंह खोलती, ये आता और पंच मार कर उड़ जाता। इसे समझाओ ना। और उसके बाद बंदर ने भी शिकायत की। मैं जैसे ही मूंगफली तोड़कर खाने लगा, ये तेजी से उड़ता हुआ आया और मूंगफली मुंह में दबाकर चला गया। ऐसा इसने 2-3 बार किया।
गंगाराम और गंगी मिट्ठू की इन हरकतों से काफी परेशान थे। वो मिट्ठू को समझाते तो वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। कभी वो मिट्ठू को जोर से डांटते तो वो मुंह फुलाकर दूसरे पेड़ पर जा बैठता। उसी पेड़ पर लंगूर दादा भी रहा करते थे। मिट्ठू को देखते ही वो समझ जाते कि आज इसे फिर से डांट पड़ी है और ये रूठ कर यहाँ आ बैठा है। लंगूर दादा उसे समझाते। देखो मिट्ठू बेटा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जो समझाते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हें शरारतें कम करनी चाहिए और ऐसी शरारतें तो कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। लंगूर दादा, पर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो शरारतें नहीं करूँगा। आप जब छोटे थे तो कम शरारतें नहीं करते होंगे। इस पर लंगूर दादा हंस देते और प्यार से समझाते। अरे मिट्ठू बेटा, बेवजह जिद करना और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली शरारतें करना ठीक नहीं होता। एक दिन गंगाराम और गंगी उड़ते हुए कहीं दूर निकल गए। वहां उन्होंने बहुत से अखरोट और मूंगफली के दाने गिरे हुए देखे। उन्होंने आपस में सलाह की। क्यों गंगे, क्या कहते हो? क्यों ना हम इन्हें ले जाकर अपनी खो में रख लें? बुरे वक्त में काम आएंगे और अगर किसी पड़ोसी को जरूरत पड़ी तो उसे भी दे देंगे। हाँ, आप सही कहते हैं। इंसान को अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा बचत करके रखनी चाहिए। फिर वो दोनों उन अखरोट और मूंगफली के दानों को ले जाकर अपनी खो में रख लेते हैं। उधर मिट्ठू शरारतें करता हुआ इधर उधर उड़ रहा था कि तभी उसने गुन्नू तोते को अपनी छोटी सी गाड़ी चलाकर जाते हुए देखा। गुन्नू भाई की मोटर चली पम पम पम, मेरे बराबर खड़ा हो किस में है दम। गुन्नू भाई की मोटर चली पम पम पम। बस ये देखते ही मिट्ठू के भी मन में आ गया कि उसे भी ऐसी ही मोटर चाहिए। वो तुरंत उड़ता हुआ घर गया और अपने माँ बापू से कहने लगा। बापू बापू, मुझे भी गुन्नू जैसी मोटर चाहिए। देखो मिट्ठू बेटा, हम तुम्हें वो मोटर नहीं दिला सकते। हमारे पास उतना सामान नहीं है कि जिसे देकर बदले में तुम्हें मोटर दिलवा दें। हाँ बेटा, और फिर अगर तुम्हें मोटर की सवारी करनी ही है तो गुन्नू से दोस्ती कर लो। दोनों मिलकर मोटर की सैर किया करो। नहीं माँ, मैं गुन्नू की मोटर में भला क्यों बैठूं? मुझे तो अपनी मोटर चाहिए ही चाहिए बस। गंगाराम और गंगी ने मिट्ठू को बहुत समझाया पर मिट्ठू नहीं माना। मिट्ठू को पता था कि उसके माँ और बापू ने खो में ढेर सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। वो उसे विशु कबूतर को देकर मोटर ला सकते हैं। विशु कबूतर मिट्टी से तरह तरह की चीजें और अलग अलग डिजाइन की मोटर गाड़ियां बनाने में माहिर था, पर अपने हर सामान के बदले में कीमत पूरी लेता था। उधर मिट्ठू रुककर फिर से लंगूर दादा वाले पेड़ पर जा बैठा। मिट्ठू से पूरी बात सुनने के बाद लंगूर दादा ने भी उसे समझाने की पूरी कोशिश की, पर मिट्ठू ने एक नहीं सुनी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। आखिर थक हार कर गंगाराम और गंगी को मिट्ठू की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो अपना सारा सामान, सारी जमा पूंजी लेकर विशु कबूतर के पास गए और मिट्ठू को मोटर दिलवा दी। मोटर पाकर मिट्ठू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो झूम झूम कर पूरे जंगल में अपनी मोटर घुमाने लगा। मिट्टू भाई की मोटर चली पम पम पम, मेरे आगे आए वो किस में है दम। मिट्टू भाई की मोटर चली पम पम पम। इधर उधर मोटर घुमाता हुआ मिट्ठू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ को इलाज की जरूरत थी। अब एक ही रास्ता था कि गंगी को डॉक्टर बलराम के पास ले जाया जाए। बंदर बलराम बहुत ही काबिल डॉक्टर साहब थे, पर डॉक्टर बलराम ने इलाज का काफी खर्चा बता दिया। गंगाराम और गंगी तो अपनी सारी जमा पूंजी मिट्ठू के लिए मोटर खरीदने पर खर्च कर चुके थे।
मिट्ठू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बापू, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा। मुझे ये मोटर भी नहीं चाहिए। इसे विशु काका को वापस दे दो और माँ का जल्दी से इलाज करवाओ। मिट्ठू की बात सुनकर गंगाराम जब मोटर विशु कबूतर को वापस कराने गया तो उसने टका सा जवाब दे दिया, सुनो भाई गंगाराम, बिका हुआ माल वापस नहीं होता और फिर मिट्ठू मोटर को कितना इस्तेमाल भी कर चुका है। जब लंगूर दादा को इस सारी घटना का पता चला तो उन्होंने जाकर विशु को समझाया। लंगूर दादा के समझाने पर विशु ने मोटर वापस ले ली और कुछ सामान रखकर गंगाराम को उसका सामान वापस कर दिया। गंगी का इलाज हो गया और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आई। गंगी को वापस घर में पाकर मिट्ठू उससे लिपट गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा, उल्टी सीधी शरारतें भी नहीं करूँगा। बस बस बेटा, चुप हो जाओ। तुम समझ गए, यही हमारे लिए बहुत है। गंगा और गंगी ने मिट्ठू को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी बेवजह जिद नहीं करनी चाहिए। माता पिता सभी फैसले सोच समझ कर लेते हैं, उन पर भरोसा रखना चाहिए। एक था बंटू बंदर। वो कोई काम नहीं करता था, पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरता था। लोगों की चुगली करके आपस में लड़वाना उसका शौक था। वो बस चुगली करता, दूसरों को लड़वाता और अपने खाने का इंतजाम करता। उसके बाद कभी किसी पेड़ पर तो कभी किसी नदी किनारे लेटा रहता। उस दिन भी बंटू नदी किनारे लेटा हुआ था कि तभी वहाँ पर दो बकरियां आईं। बंदर भैया, हम दूसरे जंगल से आ रही हैं। हाँ, इस जंगल में हमारी बुआ रहती है। हमें उनके घर का रास्ता नहीं मिल रहा। घर से निकलने से पहले हमारी माँ ने बताया था कि वो हाथी दादा के घर के पीछे रहती है। नदी किनारे चलते जाना, बुआ का घर मिल जाएगा। पर हम काफी देर से इधर उधर भटक रही हैं, वो रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप हमें वो रास्ता बता सकते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी। बंटू बंदर ने उन दोनों की ओर देखा और फिर उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगीं। उसने कई दिनों से कोई शरारत नहीं की थी। उसे एक शरारत सूझी। क्यों नहीं, भटके हुओं को रास्ता दिखाना मेरा काम है। तुम ऐसा करो, सामने वाले बरगद के पेड़ तक जाओ, ठीक है? ठीक है, चली गई। फिर बाएं मुड़ जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है, मुड़ गई। उसके बाद सीधे चलते जाओ, एक आम का पेड़ आएगा, बस उसी के सामने तुम्हारी बुआ का घर है। धन्यवाद भैया, चलो बहन। ये कहकर दोनों बकरियां उसी रास्ते पर चल दी जहां बंटू ने उन्हें जाने के लिए कहा था। कुछ देर तो बंटू उन दोनों को जाते हुए देखता रहा, फिर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। वाह, कैसा बेवकूफ बनाया, कैसा मजा आया। बंटू हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहा था। तभी जोर जोर से हंसते हुए उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए एक बड़े गुब्बारे पर पड़ी, जिसके नीचे टोकरी लगी हुई थी, पर उस टोकरी में कोई बैठा नहीं था। ये क्या है? एक बड़ा उड़ता गुब्बारा, नीचे टोकरी भी लगी है जिसमें बैठा जा सकता है। अरे वाह, इसमें बैठकर तो मैं पूरे जंगल में उड़ सकता हूँ। हाँ। बंटू तेजी से गुब्बारे की तरफ भागा और टोकरी से नीचे लटकती रस्सी को पकड़ लिया।
अब इस रस्सी के सहारे में चढ़कर टोकरी तक पहुंच जाऊंगा। बंटू ने रस्सी पकड़ी और कुशलता से चढ़ते हुए टोकरी तक पहुंचा और छलांग मारकर टोकरी में बैठ गया। ये बड़ा गुब्बारा पास के शहर में होने वाली गुब्बारा प्रतियोगिता से भटककर जंगल में आ गया था। टोकरी में बैठते ही बंटू खुशी से नाचने लगा। अरे वाह, क्या चीज हाथ लगी है। इसमें बैठकर तो मैं पूरे जंगल में उड़ूंगा और देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। सारी जानकारी इकट्ठी कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। अब तो चुगली करने और दूसरों को लड़वाने में और भी मजा आएगा। और जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं तो तीसरे का फायदा होता है, और वो तीसरा मैं ही तो हूँ। आया मजा बंटू यारा, गुब्बारे को आम के बाग की ओर बढ़ाता हूँ। ये कहकर बंटू ने टोकरी को हल्का सा धक्का मारा और आम के बाग की ओर चल पड़ा। ये आम का बाग डब्बू भालू और चिंपू भालू का था। दोनों दोस्तों ने मिलकर ये बाग लगाया था। वाह, डब्बू और चिंपू ने मिलकर क्या बाग लगाया है। इतने बढ़िया और रसीले आम हैं। ये कौन है बाग में? ओह, डब्बू है। ये आम तोड़ रहा है या खा रहा है? ओहो, तोड़ भी रहा है और खा भी रहा है। और चिंपू वो यहाँ नहीं है, तो बस अपना काम बन गया। बंटू बंदर की आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसे चुगली लगाने के लिए मसाला जो मिल गया था। उसने अपने गुब्बारे को वहां उतारा जहां चिंपू था। टोकरी से लगी रस्सी पकड़कर बंटू नीचे उतरा। रस्सी को एक पेड़ से बांधा और चिंपू के पास पहुंचा। क्यों भाई चिंपू, क्या हो रहा है? अरे क्या होना है बंटू भाई, बस सीधा साधा काम है अपना। अपने बाग से आम तोड़ना, राजा जी के दरबार में पहुंचाना, और क्या। और जो मिल जाए उसमें गुजारा चलाना। सीधे सरल हैं भैया हम तो। हाँ चिंपू भाई, सही कहते हो। अपना भी ऐसे ही है, पर सीधे सरल होने का नुकसान भी है। कोई भी बेवकूफ बना लेता है। हाँ, ऐसे कैसे? पूरे जंगल में कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, कोई गैर तो नहीं, पर अपना कोई तो बना ही सकता है ना। हाँ बंटू भाई, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो ना। अरे तुम्हारा साथी डब्बू अभी मैंने ऊपर से देखा, आम तोड़े भी जा रहा था और साथ में खाए भी जा रहा था। अब जो आम उसने खा लिए, उसके बदले में तो तुम्हें दरबार से कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डब्बू मेरा पुराना साथी है और हमारा आपस में समझौता है कि सारे आम राजा जी के यहाँ ही जाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे सीधे सरल को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं खुद डब्बू से पूछूंगा। हाँ हाँ, तो चलो। चिंपू गुस्से में आम के बाग की तरफ चला, साथ ही बंटू भी। बंटू के चेहरे पर तो जीत की मुस्कान भी थी। बाग में पहुंचकर चिंपू ने देखा कि डब्बू आम तोड़ रहा है। हाय, देखो बंटू, डब्बू तो आम तोड़कर टोकरी में रखे जा रहा है। अरे चिंपू भाई, इसने आम खाया भी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद पूछ लो। चिंपू बंटू की बातों में आ गया और डब्बू के पास जाकर बोला, डब्बू भाई, आम तोड़ रहे हो या खा रहे हो? तोड़ रहा हूँ चिंपू दोस्त। पर बंटू ने ऊपर से देखा है, तुम आम खा रहे थे। हमारे बीच तय हुआ था ना कि आम हम में से कोई नहीं खाएगा। अच्छा वो, अरे मुझे काम करते हुए भूख लगी तो एक खा लिया, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, आज पकड़े गए हो, पहले कभी नहीं पकड़े गए। क्या पता पहले कितनी बार खाया है। ये सुनकर डब्बू को गुस्सा आ गया। वो चीख कर बोला, हाँ खाए हैं, क्या कर देगा तू? अच्छा ऐसा, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर चिंपू डब्बू से गुत्थम गुत्था हो गया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई।
दोनों निढाल होकर गिर पड़े। बंटू ने देखा यही अच्छा मौका है। वो चिंपू के पास गया और बोला, चिंपू भैया, मैंने तुम्हें बाग में होने वाली चोरी के बारे में बताया। मेरा इनाम तो बनता है ना, 2 आम ले लूं? ये कहकर बंटू ने 2 आम लिए और आंखें नचा नचा कर खाने लगा। आम खाने के बाद बंटू ने फिर से अपना गुब्बारा खोला, उसकी टोकरी में बैठा और उड़ चला। अब तो ये बंटू की रोज की बात हो गई थी। वो गुब्बारे में बैठकर जंगल के ऊपर उड़ता, कोई भी घटना देखता तो खूब स्टाइल से चुगली खाता। उसकी इस चुगली खाने की आदत के कारण जंगल में सभी में आपस में खूब झगड़े होने लगे। जंगल की शांति भंग हो गई। सारे जानवर परेशान हो गए। सब इकट्ठे होकर राजा जी के पास पहुंचे। हमने तुम सबकी शिकायत सुनी। हम महामंत्री हाथी जी को इसका समाधान निकालने के लिए कहते हैं। इसका समाधान तो बहुत ही आसान है महाराज। चील बहन, अगली बार जब तुम बंटू को गुब्बारे में उड़ते देखो तो उसमें अपनी चोंच मार देना। गुब्बारे से गैस निकल जाएगी और वो फिर न ऊपर उड़ सकेगा और न ही चुगलियां खा सकेगा। जैसी आज्ञा हाथी दादा। तभी गिलहरी ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। वो जा रहा बंटू का गुब्बारा। ये देखते ही चील उड़ी और आसमान में ऊपर पहुंचकर बंटू के गुब्बारे में चोंच मार दी। चोंच लगते ही गुब्बारा और उसमें लगी टोकरी में बैठा बंटू तेजी से नीचे आने लगे और पास की झील में गिर गए। ये देखकर सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। पर बंटू झील में गिरते ही चीखने चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, इसे मत बचाओ, ये फिर से चुगली खाकर हम में झगड़े करवाएगा। नहीं, हमें इसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए और फिर जितनी गलती इसकी है उतनी बाकी सबकी भी है। कोई भड़काने वाला कितना भी भड़काए उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं अब कभी चुगली नहीं खाऊंगा, मेहनत करके अपना काम चलाऊंगा, शपथ लेता हूँ महाराज। मगरमच्छ, अपनी पीठ पर बैठाकर इसे बाहर निकाल दो। राजा का आदेश पाकर झील के मगरमच्छ ने बंटू बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और किनारे पर उतार दिया। हमें उम्मीद है कि अब तुम इस जंगल के अच्छे नागरिक बनकर रहोगे। मैं वादा करता हूँ हाथी दादा, वादा करता हूँ अब मैं अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। ये सुनकर सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और बंटू को गले लगाने लगे।